हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं, रिपब्लिकन किस लेवल तक हो पाए हैं। देखिए, हर चीज के ना दो मतलब होते हैं। एक होता है प्रोसीजर के लेवल पर और औपचारिक स्तर पर। औपचारिक का मतलब है कि भाई गणतंत्र होने की ये शर्तें हैं, ये पूरी हो रही हैं तो आप गणतंत्र हो गए हैं। ठीक। जैसे हम कहें कि कोई बच्चा समझदार है या नहीं, आप कहें कि भाई इसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स हैं, साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, इसके तो सोशल स्टडीज में भी अच्छे मार्क्स हैं, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स हैं, हिंदी में भी अच्छे नंबर आए हैं, तो बच्चा समझदार है। पर ये समझदारी का क्राइटेरिया है नहीं, ये तो समझदारी का प्रमाण पत्र है केवल। क्या पता चीटिंग की हो, क्या पता पेपर आसान आ गया हो, क्या पता मार्किंग बहुत लूज हो गई हो। अंदर से समझदार हुआ या नहीं हुआ, इसकी परीक्षा तो जिंदगी लेगी ना। इसकी परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं से कैसे तय होगी। ठीक वैसे किसी भी सिस्टम को परखना हो तो देखिए कि प्रोसीजर या फॉर्मल लेवल पर क्या है और सब्सटैंटिव लेवल पर यानी कि तात्विक स्तर पर, इसका मतलब जो वास्तविक बात है उस मामले में कहां तक पहुंचा है। प्रक्रिया के स्तर पर या औपचारिक स्तर पर कहां तक पहुंचा है ये एक पक्ष है, वास्तविक रूप में तात्विक रूप में कहां तक पहुंचा एक पक्ष वो भी तो है। जहां तक प्रोसीजरल बात है तो बढ़िया बात है, हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है तो ठीक है भाई, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बात खत्म। हमारे देश में पॉपुलर सोवरेनिटी यानी संप्रभुता जनता के हाथ में है या नहीं है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सीधे लिखा हुआ है। फिर क्या हमारे देश में कोई प्रिविलेज क्लास है, तो हमारे देश में प्रिविलेज क्लास नहीं के बराबर है। केवल एक डाउट होता है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स निर्वाचित ना होके मनोनीत होते हैं, पर अच्छी बात है कि वो मनोनीत जो होते हैं वो अपने सोशल कंट्रीब्यूशन से होते हैं, न कि इसलिए होते हैं कि किसी खास खानदान के या किसी खास घराने के हैं। इसलिए हम बहुत ऑब्जेक्शन उसको सीरियस नहीं मानते हैं। भारत में सारे पब्लिक ऑफिसेस, सारे राजकीय पद भारत के नागरिकों के लिए खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं, तो हाँ खुले हुए हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हमने ये जरूर किया है कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा सा आरक्षण दिया है। आरक्षण शब्द आते मैं डर जाता हूँ, क्योंकि आजकल इतने कमेंट्स आने लगे कि आरक्षण पे बात कीजिए। आरक्षण पर बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद करेंगे। अभी जनवरी 26 जनवरी है ना, आप मोटा मोटा मान के चलिए कि मार्च में इस पर हम सारे बात कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लंबी बहस है और मैं चाह रहा हूँ कि ठीक तरीके से बहस करूँ इस पर। शायद 4-5 बार में कर पाएंगे, एक बार में नहीं कर पाएंगे, करेंगे बात, निश्चिंत रहिए एकदम। तो इन सारे मामलों में हम कह सकते हैं कि हम औपचारिक सेंस में, प्रक्रियात्मक सेंस में रिपब्लिक हैं, पूरी तरह से हैं। पर क्या हम अंदर से रिपब्लिकन बन पाए हैं, अंदर से गणतंत्र के मूल्यों को समाहित कर पाए हैं। गणतंत्र का बेसिक मूल्य क्या है, वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, जनता को मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वो शासन का हिस्सा बन सके। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, रिजर्वेशन वाले दिन इस पर विस्तार में बात होगी, मैं केवल संकेत देकर छोड़ रहा हूं। आप कमेंट में बताइएगा कि आप संकेत समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और ये भी लिखिएगा कमेंट में कि आपकी राय में हम गणतंत्र सही अर्थों में हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 मिनट में समझ लीजिए, फिर बताइएगा। तो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है, सोच के बताइए कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति हो सकती है कि नए नए लोग चुन रहे हैं, अपनी क्षमताओं से, योग्यताओं से आ रहे हैं। एक हो सकता है कि किसी नेता के घर में कोई बच्चा है, किंतु बच्चा पॉलिटिक्स के लिए बहुत योग्य है, इसलिए पॉलिटिक्स में आ गया है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि क्योंकि कोई बच्चा नेताजी के घर में हुआ है, इसलिए उसका नेता बनना तय है। केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर सोच के बताइएगा कि हमारे अधिकांश सीएम और एक हद तक हमारे अब तक के सारे पीएम में से कुछ पीएम क्या केवल अपनी योग्यताओं से आए, या उसमें बड़ी भूमिका उनके वंश की थी। और यदि वंश की भूमिका, ध्यान रखना है, किसी वंश में होने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने का हक नहीं है, उसका भी हक बनता है, बल्कि उसके पास तो एक विशेष ट्रेनिंग भी है। इसलिए यदि कोई
ऐसी फैमिली से है, पॉलिटिक्स की फैमिली से है और पॉलिटिक्स में आता है, तो ये बुरा नहीं है अपने आप में, बशर्ते उस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स को ठीक से सीखा हो, उसकी पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स के लायक हो। इसलिए कुछ महान नेता ऐसे जरूर हैं जो ऐसे घरों से ही आए जहां पॉलिटिक्स का माहौल था, लेकिन हर व्यक्ति तो पॉलिटिशियन नहीं बन जाएगा ना। तो सोच के देखिए कि क्या हमारे देश में कुछ ऐसे पीएम, कुछ ऐसे सीएम हुए हैं या आज भी हैं, जिनके पीएम या सीएम बनने में उनकी योग्यता, उनकी मेहनत का महत्व नहीं था, बल्कि इस बात का महत्व था कि वो किसी खास व्यक्ति के बेटे या बेटी हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से भारत के 28 राज्यों में काउंट करते करते, और 3 जो यूटीज हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, मेरे ख्याल से 31 में आप कम से कम 20-22 राज्यों में ऐसे कुछ घराने और ऐसे कुछ वंश, ऐसे कुछ परिवार ढूंढ पाएंगे जहां सत्ता आज भी वंशानुगत तरीके से शिफ्ट होती है। लेकिन इसमें भूमिका जनता की भी कम नहीं है। जनता उन्हीं व्यक्तियों को चुनती है। और क्यों चुनती है? क्योंकि सिस्टम तो चेंज हो गया, राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया, किंतु जनता के मूल्य नहीं बदले हैं। जनता आज भी खुद को प्रजा समझ रही है, वो खुद को हम भारत के लोग या संप्रभुता की धारक नहीं समझ रही है। जुडिशरी के बारे में क्या ख्याल है? जुडिशरी के बारे में खूब आलोचनाएं हैं इस मामले में कि हमारी जुडिशरी रिफ्लेक्टिव जुडिशरी नहीं है। क्या कारण है? ऐसे खूब आर्टिकल्स आप इंटरनेट पर सर्च किए मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले बिहार के एक नेता ने इस पर खूब खुल के ऑब्जेक्शन किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप देखेंगे तो उनमें 50% से ऊपर जजेस कुल मिला के 200-250 परिवारों से ही आते हैं। और उस राजनेता ने बड़े व्यंग्य के भाव में कहा कि जुडिशरी में भी घराने हैं, परिवार बने हुए हैं, ये इस घराने का जज है, वो उस घराने का जज है। ये आरोप बार बार लगता है। कॉलेजियन सिस्टम की वजह से ये आरोप और ज्यादा लगता है, क्योंकि जजेस का सिलेक्शन जजेस खुद ही करते हैं। ये अजीब सी व्यवस्था है कि सिलेक्शन करने वाली एजेंसी वो खुद ही है। ये आमतौर पे दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, पर भारत में है। और जुडिशरी के सिलेक्शंस में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स भी जुडिशरी में रहे या उससे मिलते जुलते प्रोफेशन में रहे। किसी बहुत बड़े वकील के घर से कोई जज बना हो या जज के घर से ही जज बना हो। क्या कारण है कि हमारी हायर जुडिशरी में आज भी महिलाओं का अनुपात लगभग 2-3-4% के ऊपर बढ़ता ही नहीं है? जिस देश में महिलाओं की आबादी 50% होनी चाहिए थी, जो है 46-47 के आसपास, 46-47% महिलाएं देश में हैं और जुडिशरी में 4 से 5% है। क्या कारण है कि SC ST या OBC आबादी का प्रतिनिधित्व जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में नहीं के बराबर दिखता है? लोअर में दिखता है आरक्षण की वजह से, लेकिन हायर में क्यों नहीं दिखता है? पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखता है? क्या इस सब के पीछे हमारे वो संस्कार जिम्मेदार नहीं है कि सत्ता पुरुषों को ही मिलनी चाहिए? पेट्रियार्की जिसको हम बोलते हैं, पितृतंत्र कहते हैं, वो जिम्मेदार नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स की दुनिया में पुरुष एक प्रिविलेज क्लास है कि उसको ही मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जुडिशरी की दुनिया में महिला होना अपने आप में नुकसान की बात है, SC ST OBC होना अपने आप में नुकसान की बात है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा। और यदि ये सारे सिस्टम्स ऐसे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? गणतंत्र के नियम तो हम पूरे कर रहे हैं, शर्तें पूरी कर रहे हैं, किंतु अभी तक हमारे सिस्टम का जो भीतर का मिजाज है वो रिपब्लिकन किस्म का नहीं हुआ है। और सोसाइटी के लेवल पर भी तो देखिए, केवल मामला पॉलिटिक्स जुडिशरी का थोड़ा ना है। लगभग हर प्रोफेशन में तो ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को, अगर देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा योग्य है, उस प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको आगे आना ही चाहिए। लेकिन दुनिया के हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को सेट करें, यहां तक कि दूसरों का हक मार के भी सेट कर दें। सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्महत्या हुई, खुदकुशी हुई, तब ये प्रश्न खूब उठा था। मतलब
फिल्म अभिनेता को भी ये हक बनता है कि वो अपने बच्चे को अभिनेता के रूप में प्रमोट करे। ठीक वैसे जैसे वकील का बच्चा वकील बनता है तो हम कब मना करते हैं, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनता है, उसी पैसे से उसी पूंजी से बनता है, हम कुछ नहीं कहते हैं। टीचर्स के बच्चे आमतौर पर एकेडमिक्स में आगे जाने की ज़्यादा संभावना रखते हैं क्योंकि उनका ऐसा माहौल मिलता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कहते। और महात्मा गांधी का आर्गुमेंट तो लगभग इसी प्रकार का है, वो तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करके गए हैं इसी ग्राउंड पर। और मेरे ख्याल से महात्मा गांधी के चिंतन में सबसे कमजोर हिस्सा वही है जहां वो इस पक्ष पे आते हैं। बात करेंगे महात्मा गांधी पर भी, कब करेंगे मैं बता देता हूं, पर कभी ना कभी करेंगे जरूर बात। हमारी सोसाइटी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था में सबसे जो बुनियादी समस्या है वो क्या है, इसमें व्यक्ति का प्रोफेशन उसके जन्म से तय हो जाता है। और यदि हमने ये मान लिया कि व्यक्ति का प्रोफेशन उसके जन्म से तय होगा